Hello dear students. So in this video we will discuss some important points of the topic biomolecules. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है CnH2OM। ठीक है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले को फॉलो करते हों। जैसे C6H12O5 ये एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है जिसका नाम होता है रैमनोज। ओके, तो रैमनोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इस फॉर्मूले को ये फॉलो नहीं करता है। वहीं पर अगर हम देखें एसिटिक एसिड CH3COH ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ओके, लेकिन इसको अगर हम चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, सो ऑल्सो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जो भी मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले को मतलब CnH2m को फॉलो करते हो वो कार्बोहाइड्रेट होंगे। ओके, जैसे एसिटिक एसिड इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट बट ये फॉर्मूले को फॉलो करता है। तो हमने जैसा कि शुरू में कहा कि जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, ये होता है मतलब जनरल मतलब मोस्टली। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन आ गई हमारे पास में। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। ओके, मतलब OH ग्रुप्स जो है यहाँ पर एक से ज़्यादा होंगे तो पॉली मीन्स मैनी, तो काफ़ी, या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तो पॉलीहाइड्रोक्सी। और जनरली ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड या फिर कीटोन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। या फिर हम कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनको हम जब हाइड्रोलाइज करेंगे ओके तब वो ऐसे कंपाउंड्स को यील्ड करेंगे। ऐसे कंपाउंड्स मतलब सच कंपाउंड्स मीन्स ये वाले कंपाउंड्स। ओके, विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी। ओके, जनरली ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स, इनको ये प्रोड्यूस करेंगे। ओके, या फिर यील्ड करेंगे। ठीक है, कब, ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में हम रख देंगे। अब देखिए C डबल बॉन्ड O CH2OH CH2OH। ओके, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये जो है हमारे पास में ये कीटोन में लोएस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो ये मतलब सबसे छोटा कीटोन वाला कार्बोहाइड्रेट है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये। अब देखिए डीएनए में भी एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ओके, और उसका नाम क्या होता है, 2-डीऑक्सी राइबोज। ओके, क्या नाम है इसका, 2-डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। वहीं पर अगर हम आरएनए में देखें ओके तो आरएनए में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है ओके आरएनए में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, राइबोस। ओके, तो अगर अब आप ध्यान देंगे राइबोस और यहाँ पर क्या लिखा है, 2-डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो इतना ही फर्क होता है, जो राइबोस होता है इस कार्बोहाइड्रेट में सेकेंड पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर, सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोजन OH ग्रुप हटा के हम रिप्लेस कर देते हैं विथ H, तो ये बन जाता है डीऑक्सी राइबोस। तो देखिए यहाँ पर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है राइबोस का। तो राइबोस में अगर हम देखें तो ये 1 पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। तो सेकंड पोजीशन पर ये जो OH ग्रुप है ओके ये यहाँ पर हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है। तो इसका नाम क्या है, 2-डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो ये जो है 2-डीऑक्सी राइबोस ये आपका किस में प्रेजेंट है, डीएनए में। और ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है राइबोस ये किस में प्रेजेंट है, आरएनए में। अब देखिए बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अगर हम देखें ओके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो देखिए एक एंजाइम होता है टाइलिन। ओके, तो ये जो एंजाइम है टाइलिन ये कहाँ पर पाया जाता है, सलाइवा में। नाउ दिस एंजाइम टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में। नाउ सी, अगर यहाँ पर फर्दर कुछ स्टार्च या फिर अब जो माल्टोज बना है ये फर्दर यहाँ पर आपके इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज। तो देखिए माल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आपका ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज। ओके, ना ये जो ग्लूकोज यहाँ पर बना है ओके ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, एंड यहाँ पर कुछ एनर्जी भी लिबरेट होगी। सो 2850 किलो जूल्स पर मोल
इतना एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में टाइलिन एक बायोमोलिक्यूल है, ओके। स्टार्च यहाँ पर बायोमोलिक्यूल है, तो ये स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है इनटू माल्टोज, माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो बायोलॉजिकली यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब देखिए एक और एग्जांपल, ग्लाइकोजन, ओके। ना ग्लाइकोजन जो है एक पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का, ओके। तो ग्लूकोज का पॉलीमर है ये, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर है ग्लाइकोजन, ये एनिमल्स में स्टोर होता है एज एन एनर्जी रिजर्व, ओके। एक एनर्जी रिजर्व की तरह यहाँ पर स्टोर होता है मसल्स एंड लिवर में, ओके। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये आपको सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। तो जब भी कभी आपको इलनेस हो जाएगी या फिर आप फास्ट रख रहे हो, उस टाइम पर ये आपको सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देखिए जो मैमल्स होते हैं, ओके। मैमल्स में एक प्रोटीन होता है कोलाजन, ओके। ये भी एक बायोमोलिक्यूल है जो कि एक स्ट्रक्चरल मटेरियल का काम करता है। वहीं पर प्लांट्स में जो स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज, ओके। नाउ देखिए क्लासिफिकेशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम देखें तो देखिए वाटर सॉल्युबल, ओके, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल, ओके। तो इस टाइप से अगर हम कैटेगराइज करें इनको, तो देखिए वाटर सॉल्युबल जो होते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, शुगर्स, ओके। और इनके नाम के आखिरी में क्या वर्ड आ जाता है, OSE, ओस, ओके। वहीं पर वाटर इनसॉल्युबल को अगर हम देखें तो ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एमॉर्फस, ओके। कैसे होते हैं, एमॉर्फस, ठीक है। और इनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन शुगर्स, ओके, नॉन शुगर्स। और इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए सेल्यूलोज, स्टार्च, ओके, ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं वाटर इंसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स के, नॉन शुगर्स के, और ये स्वीट नहीं होते हैं। तो देखिए नॉन शुगर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके जनरली पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ओके। इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड टेस्ट। नाउ यहाँ पे सेकंड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, तो देखिए सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ओके। तो बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं रिड्यूसिंग नेचर और नॉन रिड्यूसिंग नेचर में, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर में कार्बोहाइड्रेट्स के सभी ऑल मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, एंड डाइसैकेराइड्स, ओके, ये आ जाते हैं यहाँ पे। और नॉन रिड्यूसिंग में कौन आ जाता है, जो बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है सुक्रोज, ठीक है। अब देखिए सुक्रोज जो होता है ये क्या होता है, एक डाइसैकेराइड, ओके। लेकिन इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है नॉन रिड्यूसिंग, ओके। तो सुक्रोज भी आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग में आ जाएगा, है ना। और डाइसैकेराइड मैंने सुक्रोज को बोला है, तो देखिए सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो हमको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर अपॉन हाइड्रोलिसिस। So the classification on the basis of behavior upon hydrolysis is divided into three categories: monosaccharides, disaccharides and polysaccharides, okay। तो देखिए मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं सिंपल यूनिट्स में, ओके। तो जैसा कि हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपके फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, है ना, एक्सेट्रा, है ना। तो अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन टू ऑकर इन नेचर, ओके। नेचर में लगभग 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन टू ऑकर, ठीक है। फिर अगर हम डाइसैकेराइड्स या फिर हम इसको और बेटर कैटेगरी में डिवाइड करें तो हम ऐसा लिख देते हैं ओलिगोसैकेराइड्स,
ओके, मतलब ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड भी आ गया, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हाइड्रोलाइज करने पर 2 से लेकर कितने 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हों, ठीक है। मतलब ओलिगोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है। तो जब 2 यूनिट देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड, ओके। तो डाइसैकेराइड एक तरीके से ओलिगोसैकेराइड में ही आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें तो डाइसैकेराइड का एक एग्जाम्पल होता है सुक्रोज, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस करने पर 2 यूनिट हमको मिल जाते हैं मोनोसैकेराइड्स के। कौन कौन से? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। वहीं पर अगर हम रेफिनोज देखें, ठीक है, तो रेफिनोज क्या है? एक ट्राइसैकेराइड है, ओके। रेफिनोज क्या है? एक ट्राइसैकेराइड है, ठीक है, जिसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिलता है। क्या क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ओके, ये यहाँ पर मिल जाता है। और इससे भी ज़्यादा कहीं पर मिलते हो 10 से ज़्यादा, तो फिर हम किस कैटेगरी में डाल देंगे उसको? पॉलीसैकेराइड्स में, है ना। तो पॉलीसैकेराइड काफ़ी ज़्यादा हाई मॉलिकुलर मास के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनको अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो तो ये आपको लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पॉलीसैकेराइड के स्टार्च अगर देखोगे तो एक एग्जाम्पल होता है सेल्यूलोज, एक एग्जाम्पल हो गया, ग्लाइकोजन, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, गम, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए किसके? पॉलीसैकेराइड्स के। तो देखिए अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स को, ओके। तो देखिए मोनोसैकेराइड्स जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर किसी मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप, तो अगर किसी मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम बोल देते हैं एल्डोज। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोल देते हैं? एल्डोज। और वहीं पर अगर कोई कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसको बोल देते हैं कीटोज। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है यहाँ पर ये CHO कायरल कार्बन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पर ये OH और ये CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन है, ठीक है। और 4 यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो डेफिनेटली ये एक ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ग्लीसरल्डिहाइड, ओके। क्या बोलते हैं? ग्लीसरल्डिहाइड। तो सबसे छोटा एल्डोज है ये, ओके। एल्डोज का अभी हमने देखा था कि एल्डोज क्या होता है? जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओके। और क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, ओके, कार्बन आइटम्स कितने? 3, तो इसको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? ट्रायोज। किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? ट्रायोज। और हम इसको एल्डो ट्रायोज भी बोलते हैं, ओके। तो ग्लीसरल्डिहाइड क्या है? एक आपका ट्रायोज है, या फिर हम इसको एक तरीके से एल्डो ट्रायोज भी बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कीटो ट्रायोज देखें, कीटो ट्रायोज, ओके, मतलब 3 कार्बन है ना। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आता है इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, ओके। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा क्या है? कीटो ट्रायोज है, ओके। क्या नाम है इसका? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ओके। ऑल्दो ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब एक और चीज़ समझ में आई कि ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव हो। जनरली या मोस्टली ऐसा होता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट ये क्या है? ये है एक कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा ट्रायोज जहाँ पे 3 कार्बन आइटम थे। नाउ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि हमको इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स में, दैट इज़ ऑफ हेक्सोज, मतलब 6 कार्बन, ठीक है। तो हेक्सोज के 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, दैट इज़ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ओके। नाउ ग्लूकोज जो है ये आपका क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करने वाला है, मतलब एल्डो हेक्सोज है। वहीं पर फ्रक्टोज आपका कीटोन ग्रुप वाला है, तो इसको क्या बोलोगे? कीटो हेक्सोज बोलोगे, ठीक है। अब देखिए जो ग्लूकोज होता है, ओके, ये कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ओके। ग्लूकोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ओके। वहीं पर फ्रक्टोज कैसा होता है? लीवो रोटेटरी, ओके। तो ग्लूकोज जो होता है इसमें अगर हम देखें तो देखिए डी ग्लूकोज जो होता है इसका ऑप्टिकल रोटेशन
कितना होता है +52.5 डिग्री। ओके, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम इसको बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं हम इसको, ग्लूकोज को। वहीं पर फ्रक्टोज को अगर हम देखें तो डी फ्रक्टोज अगर हम देखें तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना है -92 डिग्रीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये हो गया लिवो रोटेटरी। ये हो गया फ्रक्टोज आपका कीटो हेक्सोज और ग्लूकोज हो गया आपको एल्डो हेक्सोज। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर। ओके, तो जो राइपन्ड ग्रेप्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 20% ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा दैट इज़ फ्रॉम सुक्रोज। ओके, सुक्रोज से कैसे हम यहाँ पर ग्लूकोज बना सकते हैं। तो सुक्रोज जिसको केन शुगर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए जब सुक्रोज को हम क्या करते हैं बॉयल कर देते हैं विद डाइल्यूट HCl या H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमको मिल जाते हैं इन इक्वीमोलार प्रपोर्शन। ठीक है, तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर देते हो आप। ओके, तो हमको क्या मिल जाता है ग्लूकोज C6H12O6 एंड फ्रक्टोज C6H12O6। ठीक है, नाउ लाइक सुक्रोज हम अगर स्टार्च को C6H12O5N, ओके, स्टार्च या फिर सेल्यूलोज, ओके, इसको भी अगर हम क्या कर दें हाइड्रोलाइज, ओके, एसिडिक मीडियम में और बॉयल कर दें लगभग 393 केल्विन 2 से 3 बार प्रेशर के अराउंड, तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा ग्लूकोज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा कि ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है और मोनोमर है लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे कि अभी हमने देखा स्टार्च, सेल्यूलोज। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। कौन सा? ग्लूकोज। ओके, मतलब इनडायरेक्टली ग्लूकोज क्या है मोस्ट एबंडेंट। एक्चुअल में देखें तो स्टार्च और सेल्यूलोज, ओके, ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अर्थ पे। ठीक है, तो इनके थ्रू आपको एट द एंड क्या मिलता है ग्लूकोज, क्योंकि यही इनकी मोनोमर यूनिट्स हैं ग्लूकोज। अब देखिए एक चैलेंज आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। ओके, कैसा स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, तो यही चैलेंज अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जैसा कि हमने डिस्कस करा कि ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है और मोनोमर है स्टार्च या सेलुलोज जैसे बड़े कार्बोहाइड्रेट्स का। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है अगर हमको डिटरमाइन करना है, ओके, तो हम कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो हम लेंगे दैट इज़ अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो एलिमेंटल एनालिसिस करने पर, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने पर जो आंसर हमको मिलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का वो आता है C6H12O6। ठीक है, सेकंड जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इसमें चेक करते हैं कि कार्बन चेन कंटिन्यूसली कितने हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए ग्लूकोज को जब हम काफ़ी समय तक हीट करते हैं विथ HI, ओके, हम HI या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल जाता है N हेक्सेन। इसका मतलब ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर सारे के सारे कार्बन एटम जो हैं 6 कार्बन एटम वो क्या है, वो लीनियरली जुड़े हुए हैं। ओके, क्योंकि आप याद रखेंगे कि कार्बन OH बॉन्ड को HI के साथ हीट करने पर कार्बन H में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर C डबल बॉन्ड O है तो इसको भी HI के साथ C H और H में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको अभी जैसा मैंने कहा कि ग्लूकोज को अगर आपने प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कर दिया विथ HI तो आपको क्या मिल रहा है N हेक्सेन, और इतना हमको पता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, क्योंकि अभी हमने फार्मूला देखा। तो सारे के सारे कार्बन डेफिनेटली कंटिन्यूसली या लीनियरली जुड़े होंगे, तभी यहाँ पर N हेक्सेन बन सकता है। ओके, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चला कि 6 कार्बन, ऑल 6 कार्बन्स वो कैसे जुड़े हुए हैं, आर लिंक्ड लीनियरली। ये हमको पता चलता है सेकेंड एक्सपेरिमेंट से। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं, मतलब प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप चेक करते हैं। तो देखिए ग्लूकोज जो होता है वो आपका हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH इससे क्या करता है, रिएक्ट करता है। ओके, और हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, हमको यहाँ पे मोनोऑक्साइम मिल जाता है। ओके,
सो इट सजेस्ट कि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है वहीं पर मोनोऑक्साइड मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में जो ग्लूकोज होता है, जिस तरह से NH2OH से रिएक्ट कर रहा है, तो हमने पता कर लिया या फिर कंफर्म कर लिया कि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से ग्लूकोज HCN के साथ भी रिएक्ट करता है और यहाँ पर हमको मिलता है साइनोहाइड्रिन। क्या मिलता है? साइनोहाइड्रिन, मतलब एक कार्बन पे OH और एक पे CN। तो ये जब ही बन सकता है साइनोहाइड्रिन जब हमारे रिएक्टेंट में क्या हो, कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस हमको NH2OH से भी कंफर्म होती है और HCN से भी कंफर्म होती है। ना अब सवाल होता है नेक्स्ट कि यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड की तरह है या कीटोन की तरह, ये हमको पता करना है ना। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है आपका, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कार्बोऑक्सिलिक एसिड में। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? कार्बोऑक्सिलिक एसिड में, मोनो कार्बोऑक्सिलिक एसिड में। मोनो का मतलब एक ही कार्बोऑक्सिलिक एसिड COOH होता है, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका नाम क्या होता है? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड में ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ओके, तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर, या फिर इसके अलावा कौन सा और ले सकते हो आप? टॉलेंस रिएजेंट भी ले सकते हो, या फिर फेलिंग भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि एल्डिहाइड होगा तभी वो ऑक्सीडाइज हो पाएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ओके, इनटू ग्लूकोनिक एसिड। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट, ओके, इसमें हम चेक करेंगे कि कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यहाँ पर हम चेक करेंगे कितने हैं। ठीक है, तो देखिए एसिटाइलेशन हम यहाँ पर कर देते हैं ग्लूकोज का। क्या कर देते हैं? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन करने के लिए ओके हम यहाँ पर ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड हम यहाँ पर ले लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्या ले लिया? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए ग्लूकोज में जितने भी OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हम यहाँ पर सपोज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ले रहे हैं, तो 1 मोल ग्लूकोज के अंदर अगर एक ही OH प्रेजेंट है तो एसिटिक एनहाइड्राइड के 1 मोल रिक्वायर्ड होंगे। अगर 2 OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड रिक्वायर्ड होंगे। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए। तो इसका मतलब हमको पता चला कि यहाँ पर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं? यहाँ पर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो जो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट हमने चेक करा वो पता चला हमें कि 5 यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। अब देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं? ठीक है, तो देखिए एक तो हमने चेक कर लिया कि एल्डिहाइड है, मतलब अगर हम देखें ग्लूकोज का तो C डबल बॉन्ड OH ये हमको पता चल चुका है। बीच में यहाँ पर कुछ कार्बन होंगे, ओके, और लास्ट में यहाँ पर क्या CH2OH है, मीन्स वेदर इज इट देयर और नॉट, ये हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ में हम ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जिसमें हमारा ये जो CHO ग्रुप था ये COOH में कन्वर्ट हो रहा था। ओके, लेकिन ये जो लास्ट वाला है अगर ये प्रेजेंट होगा भी, लेट अस एज्यूम कि प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता, तो क्या ये ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज होगा? तो नहीं होगा। ओके, क्योंकि ब्रोमीन वाटर कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पर CH2OH ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या CH2OH प्रेजेंट है, तो इस टाइम पर हम ब्रोमीन वाटर की जगह पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? COOH में CHO वाले ग्रुप को तो करेगा ही, साथ में प्राइमरी अल्कोहल वाले को भी करेगा। ओके, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने पर देखा गया कि
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमको प्रोडक्ट में मिल रहा है। नाउ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 COH ग्रुप प्रोडक्ट में हमको मिलने का मतलब हो गया कि यस यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो 6th एक्सपेरिमेंट था इससे आपको आंसर मिला यस यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसको बोला जाता है सैकेरिक एसिड। ओके, जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था ब्रोमीन वाटर वाला, उस टाइम पर जो प्रोडक्ट मिला था उसको क्या बोलते थे? ग्लूकोनिक एसिड। ओके, उसमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही COH ग्रुप था, यहाँ पर 2 COH ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें सैकेरिक एसिड में। तो देखिए यहाँ तक हम पता कर चुके हैं कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में। ओके, और अब इनका स्पेस में 3 डायमेंशन में किस तरीके का अरेंजमेंट है, तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बाय फिशर प्रोजेक्शन। ओके, और फिशर प्रोजेक्शन का जो स्ट्रक्चर आता है ओके वो कुछ इस तरह से आता है। देखिए फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि CHO ग्रुप प्रेजेंट है और CH2OH प्रेजेंट है। हर एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके, कायरल कार्बन को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर 1 को अगर हम देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। तो 6 कंटिन्यूस कार्बन जैसा हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना। सेकंड पे यहाँ पे OH राइट पे है, फोर्थ पे राइट पे है और फिफ्थ पे राइट पे है, थर्ड वाले पर लेफ्ट में है और बाकी H H H H। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट आता है फिशर प्रोजेक्शन में ऑफ ग्लूकोज कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम डी ग्लूकोज भी कह देते हैं। ओके, क्या बोल देते हैं? डी ग्लूकोज। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है, ये डी कैसे लिखते हो, है ना? या डी और एल भी लिखा जाता है। तो देखिए इसके लिए रूल ऐसा है कुछ कि जो कायरल कार्बन्स हैं, एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं, कौन कौन से हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पर। तो इनमें से जो लास्ट वाला एसिमेट्रिक कार्बन है जो कि है कौन सी पोजीशन पर? फिफ्थ पोजीशन पर। तो इसमें OH अगर राइट में है तो हम क्या बोलेंगे? डी। अगर लेफ्ट में होगा तो हम बोलेंगे एल। ठीक है, बट फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे पास में जो है ये है राइट में। ओके, फिलहाल हमारे पास में ये राइट में है तो हम इसको क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज। एक्चुअली में ये जो डी और एल का नोमेनक्लेचर है ये शुरुआत में किससे आया था? ग्लिसरॉल्डिहाइड से। ठीक है, शुरुआत में ये किससे आया था? डी मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से आया था ये, है ना? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड अभी हमने देखा था क्या होता है। देखिए आपका इसमें तो एक ही कार्बन है कायरल, ठीक है, तो इसमें ये राइट में है तो इसको हम बोलेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, वहीं पर अगर OH अगर लेफ्ट में हो जाता तो हम इसको क्या बोलेंगे? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ना यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल एल में आप डेक्स्ट्रोलिवो वाले से कंफ्यूज नहीं होंगे। DL वहाँ पर डेक्स्ट्रोलिवो बताता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। जैसे कि जो डी ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, वहीं पर आपका डी फ्रक्टोज ये कैसा होता है? लीवो रोटेटरी। ठीक है, बट यस आपको याद रखना होगा कि डेक्स्ट्रो के लिए शॉर्ट में क्या लिख देते हो? डी प्लस भी लिख देते हो और लीवो के लिए एल माइनस भी लिख देते हो। ठीक है, तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड तो आप समझ जाएंगे कि प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन और ग्लिसरॉल्डिहाइड आप जानते हो। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CHO CH2OH, OH राइट में रहेगा और H यहाँ पर रहेगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करा वो था ओपन स्ट्रक्चर या ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन उस स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओके, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए लिमिटेशंस में क्या क्या है। तो देखिए ऑल्दो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है बट ये आपको कुछ टेस्ट नहीं देता है। कौन कौन से टेस्ट नहीं देता है? तो देखिए 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, जबकि हम जानते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स जहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर आपको DNP टेस्ट मिलता है। ओके, हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा है, डायनाइट्रोफिनाइल टेस्ट हम बोलते हैं इसको। तो ये नहीं देता है
शिफ्स टेस्ट भी नहीं देता है, ओके, शिफ्स टेस्ट नहीं देता है, एंड ऑल्सो इट डू नॉट रिएक्ट विथ NaHSO3, ठीक है। NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, इसके साथ भी हमने देखा है कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ भी ये रिएक्ट नहीं होता है, ओके। तो अगर आप इन एक्सपेरिमेंट्स को देखो तो आप नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पे जो सेकेंड लिमिटेशन है, ओके, सेकेंड लिमिटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, वो ये है कि जो पेंटा एसीटेट है ग्लूकोज का, एसिटाइलेशन से जो बना था, ओके, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन ग्रुप के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, ओके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि जो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, ओके, ये एसिटाइलेशन से मिला था आपको, ठीक। तो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्ड अपॉन एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। तो देखिए अभी हमने देखा था कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज तो NH2OH के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जब एसिटाइलेशन हो जाता है तब आपका जो प्रोडक्ट बना वो आपका रिएक्ट नहीं होता है NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में। देन जो हमारा नेक्स्ट लिमिटेशन है, थर्ड लिमिटेशन, ओके। तो देखिए ग्लूकोज के, ओके, ग्लूकोज के अल्फ़ा और बीटा दो एनोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ओके। तो इस पॉइंट को भी हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओके। अब देखिए कुछ अगर हम डिटेल्स देखें अल्फ़ा और बीटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, तो देखिए अल्फ़ा फॉर्म जो होता है ग्लूकोज का, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, ओके। और ये कैसे मिलता है हमको, क्रिस्टलाइजिंग ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजिंग फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, ओके। तो 303 केल्विन पर कॉन्सेंट्रेटेड अगर हम सॉल्यूशन ले लें ग्लूकोज का, तो इसको क्रिस्टलाइज करने पर हमको मिलता है अल्फ़ा फॉर्म। वहीं पर अगर बीटा फॉर्म देखें, ओके, तो बीटा फॉर्म जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। और इसको कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो इसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय क्रिस्टलाइजिंग हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन, ओके। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइजेशन हम कर रहे थे एट 303 केल्विन और यहाँ पर हम कर रहे हैं एट 371 केल्विन, हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं एट 371 केल्विन। सो नाउ ड्यू टू ऑल दीज लिमिटेशंस ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर अब हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो लिमिटेशंस हमको ओपन चेन स्ट्रक्चर के मिल रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके। तो देखिए प्रपोज किया गया कि जो ग्लूकोज है, ओके, वो फॉर्म कर सकता है 6 मेंबर के रिंग, 6 कार्बन का रिंग, जिसमें OH जो है, ओके, OH जो है, देखिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ पहले ग्लूकोज का जो हमको पता है। यहाँ पे 4 कायरल कार्बन, ये CH2OH, यहाँ पर CHO ग्रुप है, CHO को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये OH H OH OH और यहाँ पे H H OH H, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं, देखिए नंबरिंग अगर दे दें तो 1 2 3 4 5 6, तो जो 5th नंबर का OH ग्रुप है, ओके, कार्बन नंबर 5 पर जो OH ग्रुप है वो क्या करेगा, अटैक करेगा CHO पर, ओके, ये यहाँ से अटैक करेगा CHO पर, ठीक है। और एक साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर मिल जाता है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमको एक साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। ये CH2OH और ये यहाँ पर आप देख सकते हो O, ये यहाँ पर H, ठीक है। ये यहाँ पर बाकी जितने भी हैं वैसे के वैसे रहेंगे, जैसे 4th नंबर पे H लेफ्ट में है, OH राइट पे है, ये वैसा का वैसा ही है। 3rd नंबर पर अगर आप देखोगे तो OH लेफ्ट पे था तो H राइट पर है, और 2nd नंबर पर अगर आप देखोगे तो OH राइट में है, H लेफ्ट में है।
तो बाकी सारे कार्बन वैसे ही रहेंगे। जो फर्स्ट नंबर का जो कार्बन था कार्बोनिल कार्बन, ओके, ये अब आप देख सकते हो टॉप पे। ओके, अब देखिए फर्स्ट नंबर पर जो आपका ये अटैक हुआ तो ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। ओके, पाई बॉन्ड जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये जो H है ये वाला, ये उस नेगेटिव चार्ज पे चला जाएगा। इन शॉर्ट ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा 1 नंबर वाला C डबल बॉन्ड O। मतलब क्या बोल रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O इस पर जब अटैक होगा ये ऊपर जाएगा तो इस पे आएगा नेगेटिव, और यहाँ से फिर जुड़ जाएगा H, तो डबल बॉन्ड O जो है हमारा वो OH बन जाएगा। तो देखिए, अब देखिए दो पॉसिबिलिटी हैं, ये अटैक होने के बाद जो OH आ रहा है ये आपका लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। जैसे अगर ये लेफ्ट में आता है अगर OH, तो फिर H को हम यहाँ पे राइट पे रखेंगे 1 नंबर के कार्बन पे। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो जिसमें OH लेफ्ट में आया ये वाला OH, ओके, ये जो OH आ रहा है आपका अगर ये लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है, जो C1 कार्बन का है, इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। ओके, जो कि पहले क्या था, एल्डिहाइड वाला कार्बन था साइक्लाइजेशन के पहले। ठीक है, तो अगर OH लेफ्ट में आएगा एनोमेरिक कार्बन पे तो हम इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे बीटा फॉर्म। ओके, तो ये अगर हम कहते हैं ये था डी ग्लूकोज, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। और अगर 1 नंबर वाला कार्बन पर OH राइट में आता है तो हम बोलेंगे इसको अल्फ़ा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, अल्फ़ा ग्लूकोज। तो देखिए बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा बीटा डी ग्लूकोज जैसा, बस 1 नंबर के कार्बन पे ही चेंज आ जाएगा। तो देखिए ये रहा C, और ये आप देख सकते हो ये CH2OH। ठीक है, और बाकी सब कुछ वैसा का वैसे रहेगा बीटा जैसा। तो H इधर है, H यहाँ पर, OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, ओके, एंड आपका HOH। ठीक है, और ये यहाँ पर इस तरह से इसके साथ में जुड़ा रहेगा, यहाँ पे ये साइक्लिक हो जाएगा। एक सेकेंड, ये हेमी एसिटल वाला बनाओगे तो कुछ इस तरह से, और यहाँ पर अल्फ़ा में OH कहाँ जाएगा, राइट पे, H आ जाएगा लेफ्ट पे। तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ओके, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, तो प्लस भी यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 2 साइक्लिक एसिड हेमी एसिटल फॉर्म जो हमको मिले ग्लूकोज के, इनमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कार्बन, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, सिर्फ C1 कार्बन पर क्या है, इंटरचेंज हो रही है, एक में OH राइट में, एक में लेफ्ट में है। इसको हम बोलते हैं एनोमर्स। ओके, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में क्या बोलते हैं, एनोमर्स। तो ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म है इनको हम बोलते हैं एनोमर्स। और एनोमेरिक कार्बन पर जो कि पहले था एल्डिहाइडिक कार्बन साइक्लाइजेशन से पहले, ओके, इस पर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे तो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म जो है ग्लूकोज के, ये मिरर इमेजेस नहीं है एक दूसरे के, हेंस दे आर नॉट एनेंशियोमर्स। ओके, अब देखिए जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, जब हम अभी हम ड्रॉ करेंगे, ओके, ये तो अभी हमने समझा किस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा होगा, लेकिन अब आप याद रखेंगे जो 6 मेंबर ऑफ जो हम अभी साइकिल बनाने वाले हैं ये इंस्पायर्ड है बाय अ मॉलिक्यूल पायरन। देखिए जो पायरन मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये आप देख सकते हो पायरन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो पायरन मॉलिक्यूल है इससे इंस्पायर्ड है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो इसीलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम पायरेनोज भी कहते हैं। ओके, मतलब ग्लूकोज का है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लूको पायरेनोज। ओके, तो पायरेनोज जो है आपका एक तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और कुछ इस तरह से हैवर्थ प्रोजेक्शन में हम यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। ये आप देख सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैवर्थ प्रोजेक्शन में, ओके, ग्लूकोपायरेनोज। और नंबरिंग अगर हम देखें तो नंबरिंग हम कुछ इस तरह से करते हैं क्लॉकवाइज, जैसे 1 2 3 4 5। ओके, और जो भी हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, ओके, तो राइट वाले को जो भी राइट में था, जैसे अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा फॉर्म की, ओके, तो अल्फ़ा वाला फॉर्म कैसा था, ये देखिए, ये आपका कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर था। ओके, अल्फ़ा ग्लूकोज का, ये OH यहाँ पे
थर्ड पे ये OH यहाँ पर, ये OH यहाँ पर, और ये H, ठीक है। और अल्फ़ा की बात चल रही है तो आपका जो OH ग्रुप है ये राइट में, H लेफ्ट में, ये यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने जो शुरुआत में हेमी एसिटल फॉर्म में बनाया था ये रहा। अब देखिए इसी का मैं बना रहा हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर हम देखें नंबर 1, पहले अगर नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबरिंग ये रही 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर के कार्बन पर क्या बना हुआ है, CH2OH, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फिफ्थ नंबर कार्बन पे जो H और CH2OH है, तो CH2OH को हमेशा आप ऊपर रखोगे क्योंकि सबसे नीचे है ये यहाँ पर। तो राइट या लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं यहाँ पे। तो CH2OH जो है वो यहाँ पर कहाँ आएगा, ऊपर आता है। तो ये देखिए CH2OH हमने बना दिया, H यहाँ पर बना दिया। बाकी जितने भी कार्बन्स हैं मतलब आपका 1 2 3 4, ओके, इनकी अब हम बात करेंगे। तो देखिए अगर राइट में है कोई ग्रुप, जैसे 1 में OH राइट में है तो राइट वालों को डाउन लिखेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है ट्रिक, राइट वालों को डाउन में लिखेंगे और लेफ्ट वालों को अप में लिखेंगे। ओके, मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ, ओके, तो ऐसे अगर मैं बना रहा हूँ तो ये वाला जो पॉइंट है ये डाउन और ये ऊपर वाला है अप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका OH जो है वो राइट में आ रहा है, तो राइट में आ रहा है तो ये देखिए डाउन आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें सेकेंड नंबर के कार्बन पे OH राइट में है तो ये भी डाउन आएगा। थर्ड नंबर के कार्बन पे देखें तो OH लेफ्ट में है तो ये अप आ जाएगा। फोर्थ पे अगर हम देखें तो OH आपका राइट में है तो ये डाउन आ जाएगा। और बाकी हाइड्रोजन आप लगा दो एज इट इज़ H। ओके, तो ये आपने देखा जो हैवर्थ प्रोजेक्शन आ गया हमारा, ओके, किसका, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज का, ओके, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज का, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। बीटा वाले में जो बीटा एनोमेरिक बनेगा उसमें सिर्फ क्या फ़र्क आ जाएगा, 1 नंबर के कार्बन पे OH ऊपर और H नीचे, इतना सा ही फ़र्क आ जाएगा। मतलब सिर्फ यहाँ पर फ़र्क आएगा बीटा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा बीटा फॉर्म, ओके, ये रहा हमारा अल्फ़ा फॉर्म। दोनों में फ़र्क सिर्फ एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 पर आप देख सकते हो OH एक में ऊपर है और एक में नीचे है। जिसमें नीचे है ये हो जाएगा अल्फ़ा और जिसमें ऊपर है ये हो जाएगा बीटा। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल पॉइंट्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए अबाउट ओपन स्ट्रक्चर। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज को अगर आप ट्रीट करवा देते हो NaBH4 से, ठीक है, या फिर सोडियम मर्क्यूरी एमलगम, ठीक है, इन वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो प्रोडक्ट मिलता है इसको हम बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए ये आप ड्रॉ कर सकते हो CH2OH, ये आपका CHO, ये OH 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 H H H H। तो ये है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। NaBH4 के साथ में क्या होता है यहाँ पे, जो CHO ग्रुप है, ओके, जो यहाँ पर CHO ग्रुप है ये क्या बन जाएगा, CH2OH, और बाकी सारे आपके एज इट इज़ रहने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो ये आपका क्या बन गया, सॉर्बिटॉल, ठीक है। वहीं पर अगर आप ग्लूकोज को रिएक्ट करवा दें किसके साथ में, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ओके, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर फेहलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3 अगर हम ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका सैकरिक एसिड, ओके। मतलब जो CHO है ये तो COH में होगा ही कन्वर्ट, CH2OH भी आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो OH 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 और ये भी OH H H H H, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकारिक एसिड या फिर सैकरिक एसिड हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे हैं, ठीक है। तो डाइओइक एसिड है ये यहाँ पर, ओके। वहीं पर ग्लूकोज का ट्रीटमेंट अगर आप फिनाइल हाइड्राजीन से कर दें, फिनाइल हाइड्राजीन, ओके, अगर आप इससे इसको रिएक्ट करवाते हैं तो देखिए
फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्लूकोज का ओसाजोन, ओके, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लूको ओसाजोन। ठीक है, तो देखिए ग्लूकोसाजोन जो होता है आपका, ये कैसा होता है, ये होता है येलो कलर का कंपाउंड। ठीक है, तो येलो कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड ये होता है आपका ग्लूकोसाजोन। और इसको बनाने में, ग्लूकोसाजोन को बनाने में टोटल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, नाउ इन अ सेपरेट वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि कैसे यहाँ पे ग्लूकोसाजोन बनता है। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है वो याद रखना है। तो ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्राजीन से आपने रिएक्ट करवाया, आपको मिला ओसाजोन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोसाजोन, और इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन आर रिक्वायर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ सम कॉन्सेप्ट जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, टॉलेंस रिएजेंट अगर ग्लूकोज के साथ में आपने रिएक्ट करवाया तो ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ग्लूकोज प्लस टॉलेंस रिएजेंट, तो आपको एक तो क्या मिल जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा, साथ में सिल्वर मिल जाएगा। ओके, तो सिल्वर जो मिलेगा आपका सिल्वर मिरर के टाइप में मिल सकता है ना। वहीं पर अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ करवा दें, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ में। ओके, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा और साथ में Cu2O के रेड प्रेसिपिटेट हमको मिल जाएंगे। वहीं पर फेहलिंग सॉल्यूशन, ओके, फेहलिंग सॉल्यूशन अगर आपने लिया तो ये भी आपको क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड दे देगा और Cu2O के रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पर हमको मिल जाएंगे। वहीं पर ग्लूकोज और फिनाइल हाइड्राजीन ये दोनों जब 1:1 रेशो में रिएक्ट होंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा आपका ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। वहीं पर एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन अगर आपने ले लिया, ओके, ग्लूकोज प्लस एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन अगर आपने ले लिया तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ओसाजोन। ओके, रेशो क्या लेते हो जब आपको ओसाजोन बनाना है, अभी हमने डिस्कस करा था 1:3 रेशो में आप इसको लोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओसाजोन, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो, ग्लूको ओसाजोन। ठीक है, आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज की रिएक्टिविटी के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये रिएक्ट करता है विथ टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेहलिंग सॉल्यूशन, हाइड्रोक्सिल अमीन, फिनाइल हाइड्राजीन, HNO3, ब्रोमीन वाटर एंड HI के साथ में। वहीं पर ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया, NaHSO3, शिफ्स रिएजेंट एंड 2,4-DNP टेस्ट भी यहाँ पर नहीं मिलता है, ऑल्दो इसमें हम बोलते थे कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।